Hello, welcome back. Myself Asutosh Kumar from Muzaffarpur, Bihar. Today's topic is respiration. बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस का जो पहला टॉपिक था न्यूट्रिशन का वो कंप्लीटली खत्म हो चुका है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को भी हम लोग करेंगे बहुत जल्द, ठीक है। लेकिन आज जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा रेस्पिरेशन से रिलेटेड। चलिए, रेस्पिरेशन को समझने से पहले थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं। मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मतलब मैं जब एकेडमिक एजुकेशन में जंप किया तो उसमें सबसे पहला जो एक इंसान है इस मुजफ्फरपुर शहर में, जो प्रशांत सर है, पाई क्लासेस के ऑनर, one of the very good teacher of the physics and maths also. My person is also very good person, okay. By himself, he is one of the good personality, जिन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया और बिगिनिंग मेरा करवाया इस एजुकेशन प्रोफेशन में, एकेडमिक एजुकेशन प्रोफेशन में। उससे पहले मैं सिर्फ बैंकिंग में रीजनिंग वगैरह का तैयारी करवाता था। लेकिन यहाँ इस शहर में उनका बहुत बड़ा योगदान था। जो आज जो भी पढ़ाता हूँ, थोड़ा बहुत उनके बच्चे जो पाई क्लासेस में पढ़ते थे आज से 3 साल पहले, या फिर खुद प्रशांत सर बहुत सपोर्ट किए। चलिए फिर से हम लोग बैक टू द रेस्पिरेशन टॉपिक। अब आप सोचोगे कि भैया पढ़ाते पढ़ाते बीच में प्रशांत सर के बारे में क्यों बात करने लगे। तो एक्चुअली अभी हम लोग रेस्पिरेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने खाना खा लिया है, मैं पढ़ाई कर चुका था, लेकिन उस पढ़ाई के द्वारा जो अर्निंग कर रहा हूँ उसमें जो एक एक्टिविटी इन्वॉल्व हुआ वो प्रशांत सर का इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है। सिमिलरली खाना तो खा चुके हो आप न्यूट्रिशन टॉपिक में। अब जो एनर्जी निकलेगा, एटीपी को करेंसी कहा जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि उसी के बदौलत वो सर्वाइविलिटी के स्टेज में रहता है। तो उस खाने का ब्रेकडाउन करवा करके एनर्जी का लिबरेशन कराने में मदद करेगा। कुछ एक बेसिक बात समझ लेते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन टॉपिक समझ रहे, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग का 2 सेक्शन आ जाता है, ठीक है। लाइफ जो है 2 ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, एक है हमारा प्लांट्स, दूसरा है एनिमल्स। चलिए प्लांट्स की बात अगर हम लोग करते हैं तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। दिन में भी करता है और रात में भी करता है, लेकिन दिन का रेस्पिरेशन उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता है, क्योंकि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए खुद ब खुद कंज्यूम भी कर लेता है। और एनिमल का रेस्पिरेशन एकदम क्लियरली विजिबल होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए उन लोगों को हमेशा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। मैंने कहा, पहले भी बताया, न्यूट्रिशन टॉपिक के अंतर्गत अगर आप कुछ लेते हो तो देना अनिवार्य है, अन्यथा ब्लास्ट करोगे। तो ऑक्सीजन लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट करेगा। हम लोग सिंपल स्टेप समझ लेते हैं हमारे रेस्पिरेशन के दौरान होता क्या। उससे पहले थोड़ा रेस्पिरेशन का डेफिनेशन समझ लेते हैं। इट इज अ प्रोसेस इन विच द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस। It is a process in which the breakdown of the food molecules takes place in the presence of oxygen or lack or absence of oxygen, so that energy can be liberated out. Why energy is liberated out? That is why the various vital activities must be performed by the living organisms to be alive. जीवित रहने के लिए उनको क्या करना है? ऊर्जा की आवश्यकता है। वो ऊर्जा कहां से आएगी? तो खाने को तोड़ने के बाद। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना, जब किसी भी चीज को जोड़ा जाएगा तो उसमें एनर्जी दिया जाता है, और उसी चीज को जब तोड़ दिया जाएगा तो जो एनर्जी उस चीज को जोड़ के रखने में मदद किया था वो एनर्जी लिबरेट आउट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे मॉलिक्यूल्स टूटेंगे तो एनर्जी लिबरेट होगा। अगर बैठे हुए हो खाली तो एक तार ले लेना, उस तार को लोहे एल्युमिनियम के वायर को ऐसे ऐसे करके फोल्ड करना। फोल्ड करते करते क्या होगा, एक समय के बाद वो टूट जाएगा। टूटने के बाद उसके टिप एंड को छू के देखना, वो आपको गर्म महसूस होगा। फुल वायर को आपने 2 पार्ट में स्प्लिट किया तो वहां पे हीट टेम्परेचर रेज हो गया। और हॉट हीट क्या होता है? हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। समझ में आया? तो उसी तरीके से मॉलिक्यूल्स टूटेंगे तो एनर्जी का लिबरेशन होगा। क्लियर है ये बात? चलिए कुछ एक बेसिक बात को समझते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज जो है हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, ये हमारे पायरूवेट में ब्रेकडाउन होगा। और ये ब्रेकिंग कहां पे होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर ये ब्रेकडाउन होगा। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है हमको पता है कि आप लोग पूरा ध्यान दिए हैं कोविड सेक्शन में, तो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं इन बातों को भी। जैसे कि मान लिया ये न्यूक्लियस है
और ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में क्या होगा कि ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता है, ये आउटर मोस्ट पोर्शन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच के दूरी को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म में जो है हमारा क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है पाइरूवेट में। क्लियर है ये बात। अब ये पाइरूवेट मॉलिक्यूल इस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट एक ऑर्गेनल होता है, थ्रेड लाइक ऑर्गेनल, जिसको हम लोग ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहते हैं। क्यों कहते हैं ऑटोनोमस ऑर्गेनल? क्योंकि उनका खुद का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट एज वेल एज राइबोसोम होता है। उस में 3 कार्बन मॉलिक्यूल पाइरूवेट जो है इंटर मार देगा, और जैसे ही इंटर मारेगा तो क्या होगा, ये हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो जाएगा, जिसमें हमारा पाइरूवेट फर्दर ब्रेकडाउन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लिबरेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे और साथ ही साथ एनर्जी जो है 38 एटीपी प्रोड्यूस होगा। क्लियर है ये बात? चलिए, तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होना एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। चलिए, रेस्पिरेशन के 2 पार्ट को अब हम समझ लेते हैं। पहला है एरोबिक, दूसरा है एनारोबिक। अच्छा, एरोबिक का स्पेलिंग ए से स्टार्ट हुआ, ये क्या है हमारा वोवेल है, तो वोवेल के आगे में उसका अपोजिट के लिए एन लगाते हैं। क्लियर है ये बात? इस कारण से एनारोबिक हुआ। एरोबिक रेस्पिरेशन समझ में आया, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन inside the cytoplasm as well as the mitochondria so that the energy can be liberated out. This type of respiration is called as aerobic respiration. Now other 2 respiration is also there. फिर वही काम होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पाइरूवेट में होगा। अब ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पाइरूवेट में होगा, उसके बाद ये नीचे वाले ग्रीन कलर वाले में जो मैं रिएक्शन को कवर अप कर रहा हूं, उसमें क्या होगा, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ये जनरली ईस्ट सेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो उसमें इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा, जो 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है, और इथेनॉल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज करेगा और एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। यहाँ पे जो एनर्जी होता है वो मात्र 2 एटीपी होता है। ठीक है। और दूसरा, एक ह्यूमन मसल सेल्स में कभी कभी देखते होंगे आप लोग, जब रात में भी सो रहे हैं, पूरा रूम का गेट खिड़की सब कुछ बंद है, तो उस परिस्थिति के दौरान आपका शरीर जो है वो क्रैम्प पकड़ लेता है, मसल क्रैम्प अकड़ जाता है, या फिर बहुत तेज दौड़ने लगे हैं तो उस टाइम मसल क्रैम्प हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे हमारा मसल सेल्स जो होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या हुआ, लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन है लेकिन जितना मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए उतना नहीं है, तो उस लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, और ज्यों ही लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा हमारा मसल्स जो है वो अकड़ जाएगा, क्रैम्प पकड़ लेगा। अब उस लैक्टिक एसिड को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रेस करते हैं, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीम्स या फिर स्प्रेस का इस्तेमाल करते हैं, और उसको अगर प्रेस कर दिया तो लैक्टिक एसिड जो है फिर से डिसएसोसिएट हो जाता है, हमारा क्रैम्प जो है वो नॉर्मल हो जाता है। चलिए, तो 2 चीज आज हम लोग समझे, एक एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। मतलब ग्लूकोज को पाइरूवेट में कन्वर्ट करना, ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों का बेसिक क्राइटेरिया होता है, और ये दोनों इसमें परफॉर्म करेंगे। लेकिन जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो उस परिस्थिति में क्या होगा, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो पूरी तरीके से एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, अगर ऑक्सीजन का एब्सेंस और लैक है तो उस सिचुएशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। अब आगे हम लोग बात समझते हैं, इस परिस्थिति में क्या हुआ, एरोबिक में 38 एटीपी का प्रोडक्शन हुआ, whereas in the case of anaerobic only 2 एटीपी एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। अब एक चीज आप लोग समझ रहे होंगे कि जनरेटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल एनर्जी के लिए फ्यूल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली क्या हो रहा है, इसमें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए 2 एटीपी जो प्रोड्यूस हुआ ना, वो खुद ब खुद मतलब प्रोडक्शन को यूटिलाइज कर लेता है, इस कारण से दूसरे किसी पार्ट्स के लिए एनर्जी बचता ही नहीं है। तो जो एनर्जी प्रोडक्शन किया वो खुद का एनर्जी प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एरोबिक में 38 एटीपी यूज मतलब प्रोड्यूस करता है, तो इस 38 एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए मात्र 2 एटीपी को कंज्यूम कर लेता है, तो ओवरऑल जो आउटपुट एनर्जी होता है वो 36 एटीपी होता है। क्लियर है ये बात?
आशा करते हैं कि रेस्पिरेशन टॉपिक का ये एरोबिक एनारोबिक समझ में आया होगा। अब एक चीज और समझ लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसका कैसे पता चलेगा? तो बहुत इजी सा एक प्रोसेस है। कोई लाइम वाटर सॉल्यूशन लीजिए, उसमें स्ट्रॉ की मदद से अपने सांस को इनहेल करने के बाद एक्सहेल के दौरान उसमें रिलीज कीजिए, और अगर वो लाइम वाटर आपका मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को किस कलर में टर्न करता है? मिल्की कलर में। ठीक है, क्लियर है ये बात? उम्मीद करते हैं कि एरोबिक एनारोबिक समझ में आया होगा, और आगे की टॉपिक हम फिर नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। और जिस तरीके से आप लोग का सपोर्ट आ रहा है, मैं आशा करता हूं कि और भी मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मतलब प्लीज और ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को जोड़िए, लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए। पहले ही मैं बता चुका हूं, इसमें सबको ही का भला है, हमारा भी और आपका भी। आप ज्ञान से प्रभावित हो रहे हैं और मैं थोड़ा अर्थ से प्रभावित हो जाऊंगा। इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।